guys, a very good afternoon to all of you. Welcome back to Venus Law Classes. So guys, लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी एस्टॉपल के बारे में. मेरी 2 वीडियोस हैं एस्टॉपल से डील करती हुई. अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज रीच आउट टू द वीडियोस. आज की वीडियो में मैं बात करूंगी प्रॉमिसरी एस्टॉपल के बारे में, विच इज अ न्यू डायमेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल ओनली, बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एस्टॉपल उसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. डॉक्ट्रीन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल. सो गाइस, पहले समझते हैं कि इसको क्या क्या कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाज़ी एस्टॉपल एंड न्यू एस्टॉपल, और कुछ कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि हम इसे इक्विटेबल एस्टॉपल, इस नेम से भी हम इसको रेफर करते हैं. सो द प्रिंसिपल इज नीदर इन द रिल्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉर इन द रिल्म ऑफ एस्टॉपल. गाइस, अगर आप इस केस को रेफर करें, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको इंपॉर्टेंट केस बोलूंगी, तो आप इसको याद रख लेना थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल हो पाए. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एंग्लो अफगान एजेंसीज. इस केस में क्या कहा गया था कि द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल इज टू इंटरप्रेट इक्विटी टू मिटिगेट द रिगर्स ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ. कि इवन इन द केस अगर हमारा केस 115 के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करता, जो कि कुछ रिक्वायरमेंट्स मैं पहले की वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, विच आर देयर टू अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, स्टिल हम प्रॉमिसरी एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करनी होती. तभी तो हम कह रहे हैं कि इक्विटी की हेल्प से हमने एक न्यू डॉक्ट्रिन को डेवलप किया. And neither it is in the realm of contract. So guys, इसका मैं बताऊंगी, because promissory estoppel it is an exception to the rule of consideration. But अगर हम general rule देखें तो consideration के बिना तो contract ही void हो जाता है, but that is not in the case of promissory estoppel. हम फिर भी दूसरी पार्टी को compel कर सकते हैं कि आप अपने promise को fulfill कीजिए. So it is necessary that a fact of something must be existence and not something to be done in future. Guys, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको 115 में एक रिक्वायरमेंट बताई थी कि जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, या तो पास्ट इवेंट से रिलेट होना चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग फैक्ट से रिलेट करना चाहिए, एग्जिस्टिंग फैक्ट से. लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉमिसरी एस्टॉपल की, सो इवन दो इट इज इंटेंशन इन फ्यूचरो, मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल रूल ऑफ 115 है वो इन फ्यूचरो नहीं लगता, दैट इज समथिंग टू बी हैपन इन फ्यूचर. तो लेकिन प्रॉमिसरी एस्टॉपल में अगर प्रॉमिस इज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग दैट इज रिलेटिंग टू फ्यूचर, फिर भी मैं प्रॉमिसरी एस्टॉपल को अप्लाई कर सकती हूँ. तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमने अभी खत्म कर दी कि क्या हमें ये रिक्वायरमेंट की नीड है, आंसर इज नो. सो गाइज, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको 115 में बताया था कि जो ज्यादा जो अथॉरिटीज एंडोर्स करती हैं वो इस व्यू को करती हैं कि जो एस्टॉपल है it does not give rise to cause of action. cause of action as in, यानी कि जो एस्टॉपल है ये सिर्फ एज अ शील्ड यूज होता है. इट इज यूज्ड एज अ शील्ड एंड नॉट एज अ अटैक. क्योंकि अगर आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है तो यू मे फाइल अ केस, फिर तो आप केस फाइल कर सकते हो, बट नॉट एज अ अटैक का मतलब होता है कि यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड यू कैन नॉट फाइल द केस. But when it comes to promissory estoppel, तो guys it does give rise to cause of action. अगर वो promise fulfill नहीं किया जाता और दूसरी पार्टी ने act कर दिया था, so in that case the party can go to the court and file the case. तो it does give rise to cause of action और 115 में इट इज नॉट. सो एक ये भी काफी अच्छा डिफरेंस निकल कर आता है. और कैसे हमने सेकंड जो रिक्वायरमेंट थी उसको भी डन अवे विद कर दिया. सो दैट इज व्हाई हम कह रहे हैं कि न्यू डॉक्ट्रिन है ना. नाउ अब अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि इट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन. क्योंकि गाइस अगर कंसिडरेशन ही होगा फिर तो हम दूसरी पार्टी को कंपेल कर ही कर सकते हैं कि आप अपने तब फिर ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर, तब तो ये बाइंडिंग है ही है, फिर हमें प्रॉमिसरी एस्टॉपल के बारे में बात करने की नीड ही नहीं है. बट
यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट तो होती है कि देयर मस्ट बी अ लीगल रिलेशनशिप। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लीगल रिलेशनशिप है या नहीं, दैट इज नॉट मटेरियल। अगर लीगल रिलेशनशिप फ्यूचर में भी हो, मतलब होने वाली है, एग्जिस्ट करने वाली है, तो उस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। देयर हैज टू बी अ लीगल रिलेशनशिप। फिर एक पार्टी ने प्रॉमिस दिया और दूसरी पार्टी ने उस प्रॉमिस को बिलीव करा कि हाँ ये फुलफिल होगा और उस पे एक्ट कर दिया, तो क्या हो जाता है, इवन विदाउट द वांट ऑफ कंसिडरेशन स्टिल आई कैन से द डॉक्ट्रिन इज एप्लीकेबल। गाइस यहाँ पे जस्टिस डेनिंग का क्या है, एक ऑबिटर डिक्टा है, यहाँ पे भी इसको लगाया गया था। इसको हम ना ट्रीज केस भी कहते हैं। अगर आप एमसीक्यूज देखोगे तो इसको हम ट्रीज केस भी कहते हैं, तो आप इसको प्लीज याद रखना। इट इज सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस हाई ट्रीज लिमिटेड हाउस लिमिटेड। इसमें भी यही कहा गया था कि पहले आपने कहा कि हम रिड्यूस कर देंगे रेंट को, फिर वापस से इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो पार्टी हैं, जो अथॉरिटी हैं, वो बाउंड होंगी बाय द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, प्रोमिसरी एस्टॉपल। अब हम कुछ एसेंशियल्स देख लेते हैं सो दैट व्हेन इट कम्स टू मेंस राइटिंग तो हम अच्छे से लिख पाए कि हाँ दीज आर द रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई द प्रोमिसरी एस्टॉपल। पहली बात तो देयर हैज टू बी अ लॉफुल रिलेशनशिप, एक लीगल रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, पहली ये चीज होनी चाहिए। सेकेंड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अश्योरेंस, कि आपके प्रॉमिस से ये अश्योरेंस मिली कि यस इट विल बी एक्टेड अपॉन, कि आप अपने प्रॉमिस को फुलफिल करोगे। फिर दूसरी पार्टी ने क्या किया, ऑन द रिलायंस ऑफ योर एश्योरेंस, दूसरी पार्टी ने एक्ट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, जैसे मैंने, अगर आपको मेंस में लिखना है तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, बट अगर आपको बिल्कुल ही टेक्निकल और समझना है चीजों को ठीक से, तो देखो केस में जो इस पे लैंडमार्क केस है मोतीलाल पदमपत का, उसमें ये कहा गया था कि इवन दिस डैमेज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर आपका प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो रहा और उससे आपको डेट्रीमेंट हो, ऐसी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो गाइस यहाँ पे क्योंकि डिवाइडेड व्यूज हैं, तो आप जो भी प्रेफर करना चाहो आप कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ना इसमें जाना चाहिए कि इवन विदाउट द डेट्रीमेंट यू कैन स्टिल फाइल अ केस। व्हाई? बिकॉज हम एक इक्विटेबल प्रिंसिपल को ला रहे हैं, फिर हम वही जो आपके स्ट्रिक्ट रिगर्स थे हम उसी में बंधे रहे, तो मुझे लगता है कि दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस। उससे क्या पर्पस सॉल्व होगा? तो एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन लेते हुए वी शुड सपोर्ट द जजमेंट्स, जहां पर ऐसा एक लिबरल अप्रोच के साथ हम चल रहे हैं। सो नाउ अनकॉन्शनेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि जो भी है इट मस्ट बी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट वाज अनजस्ट फॉर द प्रॉमिसर टू ब्रेक द प्रॉमिस। अगर कोई सपोज करो प्रॉमिसर इज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमारा तो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड्स कि ऐसा कि हम इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करें, तो गाइस वहां पे बैलेंसिंग करनी होती है। तो वहां मैं ये चीज नहीं बोल सकती हूँ कि मतलब वहां पे बहुत अनजस्ट केस नहीं निकल कर आता, जस्ट बिकॉज इट इज एन इक्विटेबल प्रिंसिपल। तो हम ये बोलते हैं कि अनजस्ट केस होना चाहिए, पार्टी के अगेंस्ट इनजस्टिस होनी चाहिए। नाउ प्रॉमिसरी एस्टॉपल एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट, क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रॉमिसरी एस्टॉपल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगता है? आंसर इज यस। गाइस केसेस में ये भी कहा गया है कि जितनी ड्यूटी एक प्राइवेट इंडिविजुअल की होती है कि वो दूसरे के साथ जस्ट एक्ट्स करे, ऑनेस्ट रहे, दैट इज द पॉलिसी बिहाइंड एस्टॉपल, सेम इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की भी यही ड्यूटी होती है कि आप जस्ट रहो, you should be justful again towards your citizens. So guys, जब हम promissory estoppel की बात करते हैं तो आर्टिकल 299 which is related to contracts with government, अगर ये फॉर्मल नहीं भी है, if it is even not formally written, स्टिल क्या हम promissory estoppel लगा सकते हैं? आंसर इज yes, वहां पे भी आंसर yes है। प्लस इट इज ऑल्सो हैविंग पैरेलल्स to the doctrine of legitimate एक्सपेक्टेशन। सो दिस इज अ वेरी आप बोल सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है अंडर एडमिन लॉ। तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जैसा थोड़ा थोड़ा आप बोल सकते हो कि दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट लाइक दैट। तो स्टेट के अगेंस्ट भी हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अब जो आपका केस आएगा
मोतीलाल पदमपत वाला। अभी आप साइटेशन देख लेना नेक्स्ट स्लाइड में, बट अभी आप समझो कि केस में हुआ क्या था। सो गाइस, एक नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से, देयर वाज अ नोटिफिकेशन। अब इस नोटिफिकेशन में क्या हुआ कि ये कहा गया कि हम कुछ एग्जम्पशंस कर देंगे सेल्स टैक्स में, अगर आप न्यू इंडस्ट्री कोई सेटअप करते हो। तो गाइस, फिर मैं कॉरेस्पॉन्डेंस की बात बता रही हूँ कि यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जो हमारे केस के जो पेटिशनर हैं, उन्होंने क्या किया, एक लेटर एड्रेस किया टू द कंसर्न अथॉरिटी कि यस आई एम इंटरेस्टेड, और आप क्या मतलब ये जो सेल्स टैक्स का क्या एग्जम्पशन मुझे मिलेगा। तो फिर यहाँ से लेटर आया कि यस आपको मिलेगा। फिर उसने दोबारा से एक बार कंफर्म किया, फिर आंसर आया यस। फिर उसने एक बार और कंफर्म किया कि क्या मुझे एग्जम्पशन मिलेगा, आंसर इज यस, फिर उसको यही आंसर मिला। अब क्या होता है, फोर्थ टाइम, गाइस ये देखो फोर्थ टाइम हो रहा है उसके साथ ऐसा। फिर फोर्थ टाइम उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, ये जो एग्जम्पशंस है हम इसे लिमिटेड कंसेशंस देंगे। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, लिमिटेड कंसेशंस। चलो जो भी था, इस बेचारे ने एग्री कर लिया कि ठीक है लिमिटेड कंसेशंस मिलेंगे, तब भी कोई बात नहीं। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑल टुगेदर पूरा का पूरा एग्जम्पशन जो मिलने वाला था एज पर द नोटिफिकेशन, सारे को ही कैंसिल आउट कर दिया। तो नाउ ही इज फाइलिंग द केस बिफोर द कोर्ट। तो एज अ कंसिक्वेंस ऑफ दैट, अब उसने पूरा प्लांट, अपना जो प्लांट वगैरह लगाना था वनस्पति का, वो पूरा लगा दिया। आफ्टर दैट ही इज कमिंग टू नो कि उसका तो होगा ही नहीं, मतलब एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं। सो इन दैट केस, तो प्लीज टेक डाउन द साइटेशन। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स, यहाँ पे ए होगा, मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मैं आपको सारे फैक्ट्स बता चुकी हूँ। स्टिल इफ यू वांट द फैक्ट्स, आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके। सो ये जो चीफ सेक्रेटरी एक्सेट्रा, मैंने इसको कंसर्न्ड अथॉरिटी बोला है, अदरवाइज द फैक्ट्स आर द सेम। नाउ ये कुछ क्वेश्चन हुए। सो गाइस, जब उसने कंसेशनल रेट्स पे उस पे कुछ उसने ऑब्जेक्ट नहीं उठाया, तो एक क्वेश्चन उठा कि डज इट अमाउंट टू वेवर, क्या ये वेवर है। सो गाइस, अगर वेवर की बात करूं मैं, तो वेवर के लिए ऐसा नहीं होता कि बस हो आपने बोला प्ली और एक्सेप्ट हो गई। पहली बात तो जो प्ली होती है वेवर की, इसको स्पेसिफिकली प्लीड करना पड़ता है कोर्ट में। कोर्ट खुद से ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करती, इट हैज टू बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। अब दूसरी बात ये आती है कि इस केस में स्टेट ने ये प्ली नहीं ली थी, तो क्या मैं वेवर लगाऊंगी, आंसर इज नो। दूसरी चीज ये होती है वेवर के लिए कि पहली बात तो ये होती है कि जो पर्सन है, मतलब जिसके अगेंस्ट आप वेवर यूज कर रहे हो, उस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि उसको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि ही शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स, तभी तो मैं कह सकती हूँ कि आपने वेव किया। अगर आपको फैक्ट्स ही नहीं पता, अगर हमने रेज ही नहीं करी प्ली, फिर आप कैसे बोल सकते हो। सो दैट इज द थिंग। फिर क्या प्लेंटिफ के पास कॉज ऑफ एक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल, ये मैंने आपको आंसर पहले ही दे दिया है, आंसर इज यस। फिर उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट वाइल एक्टिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कैन लाई, तो क्या हम एक्शन ले सकते हैं, आंसर इज यस। फिर क्या जो यहाँ पे प्लेंटिफ है, पिटिशनर है, उनका केस सक्सीड होगा, वो तो अल्टीमेटली हमें देखना है। तो वेवर के लिए मैंने आपको बताया कि 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक तो इट कैन बी बाय एक्सप्रेस वर्ड्स, इट कैन इवन बाय द कंडक्ट आल्सो, पर एटलीस्ट आपको नोटिस होना चाहिए वेवर का। प्लस यू शुड बी फुली कन्वर्जेंट विद द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हैं तभी इट अमाउंट्स टू वेवर। दूसरा, यहाँ पे स्टेट ने प्लीड ही नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे वेवर नहीं लगा सकती। अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या हेड किया, यहाँ पे देखो कुछ पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेट्रा ऐसी प्ली ली नहीं गई थी इस केस में। तो यहाँ पे ये चीज बोली गई कि जो हाई कोर्ट ने नहीं लगाया यहाँ पे प्रोमिसरी एस्टॉपल, वो गलत किया है। इन दिस केस द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल इट शुड बी अप्लाइड, हमें इसको अप्लाई करना चाहिए था। क्यों, अब देखो यहाँ पे वो एक्ट भी कर चुका है, उस बेचारे ने लोन्स ले लिए, उसने पूरी पूरी मशीनरी सेटअप कर दी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोमिसेस दैट वाज मेड बाय द गवर्नमेंट। फिर इतने एश्योरेंस के बाद, 3-4 कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद, आप
अब वो पर्सन अपनी पोजीशन क्या कर चुका है, चेंज कर चुका है, और अब आप कह रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, नोटिफिकेशन को विदड्रॉ कर रहे हैं। सो इन दैट केस कोर्ट ने कहा कि नो, दिस इज अ फिट केस वेयर वी शुड अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, प्रॉमिसरी एस्टॉपल। सो गाइज हम इसको कंक्लूड करते हैं। आज की वीडियो से हमने क्या समझा कि यहाँ पे टोटल रिक्वायरमेंट्स हमें 115 की भी नहीं चाहिए, इसमें हमें कंसिडरेशन हो ऐसा भी नहीं रिक्वायरमेंट, इसमें कॉज ऑफ एक्शन होता है, आंसर इज यस। क्या ये गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट लग सकता है, देखो प्राइवेट के अगेंस्ट तो लग ही सकता है, क्या ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लग सकता है, आंसर इज यस। क्या क्या इसके कंडीशंस क्या क्या होती हैं, बिल्कुल अश्योरेंस, रिलायंस एक्ट, ये सारी चीजें। तो ये कंडीशंस, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको अच्छे से नोट्स कलेक्ट करोगे तो विल बी गेटिंग गुड मार्क्स अगर आप इसको मेंस में ऐड करते हो। So guys, thank you so much. If you like the video, please like the video. Plus share my channel with your friends also. I always keep on asking this thing because this is a new initiative which I have started. So I want your support. I want your support with respect to this. Thank you guys. Take care. Bye.